नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंकिता। और वॉल देखकर अगर आपको थोड़ा सा हैरानी हो रही हो, ताज्जुब हो रहा हो कि सिर्फ 3 ओवर वाली हार, यानी 50 ओवर्स का जो फॉर्मेट है वनडे, उसमें 3 ओवर में भारतीय टीम कैसे हारी, इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आखिर क्यों पिछले मैच की जो जीत थी उसने अपनी गलतियों पर काम करने का सबक भारतीय टीम को नहीं दिया और साउथ अफ्रीका को दिया। क्या फर्क है इस पूरे दौरे पर साउथ अफ्रीका की अप्रोच में, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको अपडेट दिए देते हैं। जो मैच कल देर रात खत्म हुआ, वहां पर भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। रायपुर में भारतीय टीम की हार हुई। साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट से भारतीय टीम को हराया। 3 मैच की सीरीज है वो अब 1-1 से बराबर हो गई है, यानी अब भारतीय टीम पर भी इस सीरीज में भी हार का खतरा मंडरा रहा है। आपको याद दिला दें कि टेस्ट सीरीज जो हुई थी वहां भारतीय टीम को 2-0 से हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद जो हो हल्ला शुरू हुआ था वो अभी खत्म नहीं हुआ है। वो थोड़ा सा कम हुआ था जब आप पहला मैच जीते थे, क्योंकि फैंस को लगा कि चलो वनडे में कम से कम वो दबदबा कायम है। लेकिन अब वनडे में जिस तरीके से रांची में जीत के बाद रायपुर में हार मिली है, उसने सवालों को और बड़ा कर दिया है। साउथ अफ्रीका ने 49.2 ओवर में जीत हासिल कर ली और इसी के साथ सीरीज जो 3 मैचेस की थी उसमें 1-1 से बराबरी कर ली। अब मामला अंकिता बराबरी पर है और जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की टीम ने इस पूरी सीरीज में, चाहे आप वो टेस्ट मैच देख लीजिए और टेस्ट मैच में भी खास तौर पर पहला टेस्ट मैच, दूसरा टेस्ट मैच तो उन्होंने एक तरफा जीता 408 रन के बड़े अंतर से, लेकिन जो पहला टेस्ट मैच था जहां जीत और हार का मार्जिन सिर्फ 30 रन का था। उसके बाद आप वनडे सीरीज में आ जाइए, पिछला मैच आप देखिए किस तरीके से वो क्लोज लेकर गए, तब जबकि 15 रन तक पहुंचते पहुंचते 3 विकेट गंवा चुके थे। वहां पर वो क्लोज गए थे, यहां उन्होंने उस लाइन को भी क्रॉस किया, जीत हासिल की, सीरीज बराबर कर ली। अब एक तरीके का फाइनल है तीसरा वनडे मैच, जो जीता सीरीज उसकी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए पहले मैच में भी एक टफ फाइट वहां पर देखने को मिली थी और अगर वो कैच आउट नहीं होते तो शायद ये मैच उनके हाथ जाता। और एक बढ़िया टफ फाइट वहां पर साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों ने भी करके दिखाया, गेंदबाजों ने भी वही दमखम दिखाया। लेकिन भले ही वो मैच हार गए थे, लेकिन दूसरे मैच में उस कसक को जो है वो पूरा किया। खासतौर पर एडन मार्करम का जो बल्ला चला है, और खासतौर पर यही होता है जब आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तकलीफें जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। और खासतौर पर तारीफ यहाँ पर लक की कप्तान जो है वो टेम्बा की भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी वो भारतीय टीम के सामने आते हैं एक अलग तरीके का डर रहता है। और खासतौर पर सबसे बड़ी बात है कि दोनों मैच में बैक टू बैक टीम इंडिया को टॉस गंवाना पड़ा। उसका असर जो है वो आपकी पूरे परफॉर्मेंस पर भी देखने को मिलता है, किस तरीके की आपकी गेंदबाजी हुई। क्योंकि जब आप सेकेंड इनिंग की अगर हम बात करेंगे, वहां पर गेंदबाजी अगर आप करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको मुश्किलों का सामना वहां पर करना पड़ता था, वो भी भारतीय टीम के साथ हुआ। लेकिन जो हमने कहा कि 3 ओवर में कैसे मैच पलट गया, और यहाँ से कोई भी ऐसा गेंदबाज जो था ना वो उस अप्रोच के साथ दिखाई नहीं दिया। मतलब ठीक ठाक रन बन गए थे, शायद थोड़े बहुत और रन बन सकते थे, यहाँ पर 25 या 30 रन और बन सकते थे, लेकिन वो स्लो बल्लेबाजी जो है वो केएल राहुल और जडेजा की तरफ से जो हुआ है, कहीं ना कहीं उसका भी खामियाजा भारतीय टीम को भुगतना पड़ा। लेकिन हाँ, ये हार जो हुई है और सीरीज जो बराबरी पर गई है, तो दूसरे मैच में जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है और आखिरी मैच का जो मुकाबला होगा, जो अगला मुकाबला होगा वो फाइनल मुकाबला होगा, वहां से अगर आप हारते हैं तो आप जो है वो सीरीज गवा देंगे। और ये टीम इंडिया करना नहीं चाहेगी, क्योंकि साउथ अफ्रीकी टीम जिस तरीके से टेस्ट मैच में क्लीन स्वीप करके आ रही है अपनी ही सरजमी पर, आपको हार का सामना करना पड़ा। और क्लीन स्वीप अगर आप होते हैं तो कहीं ना कहीं खामियां जो है वो आपकी जो है वो निकलनी लाजमी भी है। तो उम्मीद करते हैं कि जो अगला मुकाबला हो वहां से भारतीय टीम कुछ अच्छा करे। कुछ जो गलतियां आपसे हुई हैं, खासतौर पर मिसफील्ड जो हुआ है वो दिक्कतें भी पैदा करता है। एडन मार्करम की बात करें, जो आपने दूसरा मैच देखा था टेस्ट मैच का, वहां पर भी जायसवाल से माफ कीजिएगा केएल राहुल ने कैच छोड़ा था मार्करम का, उसके बाद फिर आपको पता है कि क्या कुछ उन्होंने किया था। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ, मार्करम का कैच जो है वो मिस हो जाता है जायसवाल से और उसके बाद शत की पारी आती है। तो छोटी छोटी अगर आप गलतियां करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बड़ी गलतियों में तब्दील होंगी। उम्मीद करते हैं कि जो अगला और आखिरी मुकाबला हो वहां से भारतीय टीम जीत के साथ इस मैच को खत्म करे। बिल्कुल, और भारतीय फैंस थोड़ा मायूस इसलिए भी हैं क्योंकि ऐसा बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है कि एक टीम में 2-2 शतक लग जाएं और उसके अलावा एक खिलाड़ी जो है अर्धशतक भी लगाए। केएल राहुल तो फिर भी चलिए पिछले मैच के मुकाबले थोड़ा बेहतर रन रेट के साथ खेले, लेकिन यहाँ पर कहाँ गलती हुई वो 3 ओवर अभी आएगा जिक्र, उसका हम आपको डिटेल पूरा ब्यौरा देंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से विराट और ऋतुराज के शतक जो थे उस पर पानी भर गया। शानदार शतक लगाए थे ऋतुराज गायकवाड़ ने, अपने वनडे करियर का पहला शतक लगाया था और विराट कोहली ने लगातार दूसरा शतक लगाया था। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया सचिन तेंदुलकर का, एक ही बैटिंग पोजीशन पर लगातार शतक का 46 शतक अब उनके हो गए हैं। गायकवाड़ ने अपने वनडे करियर का पहला शतक लगाया, जैसा हमने आपको बताया। कोहली का इस लगातार दूसरा था ये शतक।
उसके अलावा कप्तान केएल राहुल ने भी अर्धशतक लगाया था, लेकिन इन सारे शतकों पर भारी पड़ गया वो शतक जो एरन मार्करम ने लगाया, जिसका जिक्र भी अंकिता भी कर रही थी, और वहां पर वो प्लेयर ऑफ द मैच बने। लेकिन जो बात है वो ये कि कैच छूटे, और कैच जब आप छोड़ते हैं तो आप मतलब बड़ी से बड़ी टीम, चलिए मान लेते हैं कभी कदार एक आध मैच उसमें उससे एक आध कैच छूट जाता है, लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मिसफील्ड करेंगे, मतलब कल तो अंकिता सिर्फ कैच नहीं छूटा, कैच छूटने के साथ साथ मिसफील्ड हुआ, ओवरथ्रो हुआ, यानी एक मैच में फील्डिंग के लिहाज से आप जितनी गलतियां कर सकते हैं आपने वो सारी गलतियां की, और इसीलिए वो सारी गलतियां मिलकर, जैसा अभी अंकिता कह रही थी कि उन्होंने उस सारी गलतियों ने मिलकर एक बड़ी गलती का स्वरूप ले लिया, और वो बड़ी गलती आपको भारी पड़ी, जहां एरन मार्करम ने वो शुरुआत दिलाई जिस तरह की शुरुआत चाहिए थी उनकी टीम को, और उसके बाद वो अपनी टीम को जीत दिलाकर ले गए। क्या भारतीय टीम को फिनिशर की कमी खली? क्या इस भारतीय टीम का जो ये स्क्वाड है, क्या गौतम गंभीर का जो ये प्लेइंग 11 है, कप्तान का प्लेइंग 11 इस वक्त कम है? ये बिल्कुल स्थापित सत्य है, आप इसको माने ना माने, लेकिन ये बड़ी सीधी सी बात है कि इस वक्त जो प्लेइंग 11 का पर जो स्टैंप होता है वो कप्तान से कहीं ज्यादा कोच यानी गौतम गंभीर का होता है। क्या गौतम गंभीर के इस प्लेइंग 11 में फिनिशर की कमी खल रही है? ये एक सवाल है जिस पर अंकिता से बात करेंगे, लेकिन पहले अब आपको बताते हैं वो ओवर्स की कहानी। ग्राफिक्स दिखा दीजिए जरा अगला, तो वो समझ में आ जाएगा कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि वो 3 ओवर्स में भारतीय टीम के लिए गड़बड़ हो गई। यहां पर 370 रन के करीब भारतीय टीम आराम से पहुंच सकती थी। ये बिल्कुल ऐसा वो था, लक्ष्य था कह ले, या एक ऐसा स्कोरबोर्ड पर फिगर था जो इजीली पाया जा सकता था, लेकिन आखिरी के 10 ओवर में सिर्फ 74 रन भारतीय टीम बना पाई। उसके अलावा आपकी जो दूसरी लाइन में देख रहे हैं जो वो 3 ओवर की कहानी है, जिसका जिक्र हमने आज अपनी वीडियो वॉल पर भी किया है। 40वां ओवर मेडन जाता है अंकिता, 41वें ओवर में सिर्फ 5 रन बनते हैं, और 43वें ओवर में सिर्फ 2 रन बनते हैं। यानी 40 से 50 ओवर में जब दुनिया की हर टीम लिमिटेड ओवर के फॉर्मेट में अपने स्कोरबोर्ड को रफ्तार देती है, अपने रनों की रफ्तार को बढ़ाती है, तब वहां पर यह रनों की रफ्तार थी कि आपने मेडन ओवर खेला। 41वें ओवर में 5 रन, 43वें ओवर में 2 रन। उसके बाद देखिए 46वें और 47वें ओवर में भी सिर्फ 5-5 रन गए, और जो सेकेंड लास्ट ओवर था पारी का यानी 49वां ओवर, उसमें सिर्फ 4 रन गए। तो अगर आप ये 3 और उसके अलावा दूसरी लाइन के 3 ओवर और नीचे की लाइन के 3 ओवर अगर जोड़ दें यानी 6 ओवर, तो अगर आप इसका टोटल करेंगे तो 5 और 2 7, 10 7 17 और 17 4 21 रन। तो अगर आप 6 ओवर में 21 रन बनाएंगे तो फिर उसके बाद स्थितियां जो है वो ऐसी ही रहेंगी जैसी हैं। यहां पर बहुत आसान था, जिस तरह की शुरुआत थी, जिस तरह से विराट कोहली ने बल्लेबाजी की थी, जिस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, आप आराम से 370 375 तक पहुंच सकते थे। और यहां आपको पहुंचना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि पिछले मैच में आपने देखा था कि आपने 349 किया था और साउथ अफ्रीका बिल्कुल आपके क्लोज आ गई थी। यहां आपको सिर्फ बॉलर्स को दोष दे देने से काम नहीं चलेगा, उस पर भी बात करेंगे आगे, लेकिन आप सिर्फ बॉलर्स को दोष दे दें ऐसा नहीं है। अगर बॉल जबरदस्त तरीके से गीला हो रहा है ड्यू की वजह से, तो बॉलर्स के भी हाथ बंधे हुए हैं। इस समय बल्लेबाजों को हमेशा मदद करनी होती है, बल्लेबाजों को कुछ एक्स्ट्रा रन बनाने होते हैं ताकि वो गेंदबाजों को कुशन दें। फिनिशर, आप मुझे ये बताइए अंकिता कि रविंद्र जडेजा जो आईसीसी की रैंकिंग में लंबे समय तक नंबर 1 ऑलराउंडर रहे हैं, रविंद्र जडेजा आईपीएल के आखिरी ओवर में आखिरी गेंद पर छक्का मारकर अपनी टीम को चैंपियन बनाते हैं। फिर आखिर ऐसा क्या है वॉशिंगटन सुंदर में कि वॉशिंगटन सुंदर को उनसे पहले बल्लेबाजी के लिए भेजा जाता है, और वो जो 40वां ओवर मिडन इसमें लिखा हुआ है वो वॉशिंगटन सुंदर ही खेलते हैं। रनआउट होते, 8 गेंद खेली उन्होंने शायद, और सिर्फ 1 रन बनाकर गए। वो 7 गेंदें जो खराब हुई, जीत और हार वहीं तय हो गई। बिल्कुल, और देखिए मतलब जब आपको पता है कि रविंद्र जडेजा जब भी मैदान पर आते हैं एक अलग तरीके का मोमेंटम वो सेट करते हैं। वो हमने देखा भी है कि अगर वो मतलब 10 ओवर खेल लेते उसके बाद आपको पता है कि वो मैच को कहाँ से कहाँ तक लेकर जाते हैं। लेकिन आप इस तरीके से अगर किसी भी खिलाड़ी को तवज्जो देते हैं कि भाई वॉशिंगटन सुंदर को कभी आपने टेस्ट मैच में नंबर 3 की पोजीशन दे दी, जहाँ से मैच जो है एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसे लोग यहाँ पर खेलें, धुरंधर बल्लेबाजों ने यहाँ पर बल्लेबाजी की है, वो नंबर आप जो है वो सुंदर को देते हैं। तो कहीं ना कहीं टेस्ट मैच की बात चलिए, ठीक है आप वहाँ पर हार गए, आपके सवाल जवाब बहुत सारे हुए, आपने कहा कि नहीं हमारी वजह से जो है हमने जो है वो ऐसी पिच की डिमांड की थी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखी गई। लेकिन जब आप वनडे की बात करते हैं तो आपको पता है कि जडेजा एक ऐसे खिलाड़ी हैं, चाहे वो T20 फॉर्मेट की बात हो, चाहे वो ODI फॉर्मेट की बात हो, या फिर बात हो यहाँ पर टेस्ट मैच की, हमेशा वो एक मैच को आगे तक ले जाने की वो कला होती है। उसके बाद आपको पता है कि जब आप 10 ओवर आपके पास बचे तो आप तेजी से रन बनाते हैं, T20 फॉर्मेट की तरह रन बनाते हैं। लेकिन यहाँ से जो रणनीति अपनाई गई, जो स्ट्रेटेजी अपनाई गई, जो चेंज
चेंजेस किए गए कि भाई आपने वाशिंगटन सुंदर को जो है वो पहले भेजा रविंद्र जडेजा के बाद, तो शायद वो हमने जो ओवर्स की बात की वहां पर जो 8 या 10 गेंद उन्होंने खेली है वो शायद फिजूल के खर्च हो गया, और यहाँ से अगर जडेजा आए होते तो शायद मैच का रुख थोड़ा सा अलग होता। हर कोई यही कह रहा है कि भाई 20-25 रन और बन सकते थे यहाँ से, क्योंकि बैटिंग पिच नजर आ रही थी, जिस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर शुरुआत हुई थी, शुरुआत थोड़ी सी लड़खड़ा गई थी, लेकिन उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ और जिस तरीके से विराट कोहली ने बल्लेबाजी की, और हर एक मैच में हमने देखा है कि कुछ अलग तरीके की बल्लेबाजी विराट कोहली करते नजर आए। दोनों मैच में बैक टू बैक शतक आया, उनका शतक भी बेकार चला गया, ऋतुराज गायकवाड़ का पहला शतक था वो भी बेकार चला गया। और ये रणनीति जो है वो लगातार अगर आप अगले मैच में भी अपनाते रहेंगे तो मतलब फिर आपको हार का ही सामना करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, और ये चेंजेस जो है वो आपको मतलब बैट की बातचीत करके ही करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपकी दिक्कतें और भी ज़्यादा आई थिंक मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और वही जैसा मैंने कहा कि अब जो दबाव है वो भारतीय टीम पर है कि वो किस तरह से अपने घर में टेस्ट सीरीज को गंवाने के बाद अब जो है वो वनडे सीरीज कम से कम बचाए, क्योंकि वनडे सीरीज में भी जो स्थिति है वो ये है कि अब 1-1 से टीम बराबरी पर है, और साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं जो पिछला मैच उसने जीता है रायपुर में, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उससे उसका भी आत्मविश्वास बढ़ा है। और वैसे भी इस सीरीज में अंकिता मैं फैन हो गया साउथ अफ्रीका की टीम का, उनके अप्रोच का, उनकी थॉट प्रोसेस का। क्या कहा एडन मार्करम ने वो आपको दिखाते हैं, उसको बाद आपको बताते हैं कि जिस थॉट प्रोसेस का मैं जिक्र कर रहा हूं। पिछले मैच की गलतियों से लिया सबक, आप हमेशा पिछले मैच से सीख लेते हैं। पिछले मैच में हमने देखा था कि हमारा मध्यक्रम किस तरह सहयोग करता है, यानी परेशानी टॉप ऑर्डर में थी। इस बार की स्थितियां लगभग वैसी ही थी। हमने तय किया था कि मैं और टेम्बा बवुमा अपने शॉट्स खेलेंगे, लेकिन अगर कोई एक आउट हो गया तो दूसरा नए बल्लेबाज के साथ साझेदारी पर ध्यान देगा। मुझे गर्व है कि हम ऐसा कर पाए। हर कोई ये चाहता है कि ओपनिंग करना शानदार है, उस समय फील्ड रिस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसी वक्त गेंद सबसे ज्यादा हरकत भी करती है। बावजूद इसके मैं ये मान रहा हूं कि मुझे इस जगह से दोबारा प्यार हो जाएगा। आई एम इन लव विद दिस। ये एडन मार्करम का बयान इस मैच को जिताने के बाद, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, जिस तरह से उन्होंने गेम अवेयरनेस दिखाई, जिस तरह से उन्होंने हमेशा रिक्वायर्ड रन रेट यानी आस्किंग रन रेट जितना होता है उस पर नजर रखी, और टीम को वो वहां तक लेकर गए जहां से उसके लिए जीत आसान हो गई। और जो बात मैंने कही अप्रोच की, अंकिता आप देखिए, उन्होंने बड़ा अच्छी बात कही कि पिछले मैच में भी हम क्लोज पहुंचे जब 11 रन पर 3 विकेट गंवा चुके थे, तब उसके बाद भी अगर पहुंचे तो इसका मतलब कि हमारे मिडिल ऑर्डर में तो वो ताकत है। गड़बड़ी जो हो रही थी टॉप ऑर्डर से हो रही थी, हमने टॉप ऑर्डर की उस गड़बड़ी को ठीक कर लिया, नतीजा आपके सामने। शायद तरीका भी यही होता है, आप एक मैच में जब हारते हैं तो आप उसकी जो सबसे कमजोर कड़ी है उस कमजोर कड़ी को आप पहचानिए, उस पर काम करिए, रिजल्ट आपको मिलेगा। बिल्कुल। और देखिए मतलब जब आपको पता है कि भाई ओपनर्स के पास जो है वो मौका ज़्यादा होता है, वहाँ से आप मैच को कैसे आगे तक लेकर जाते हैं, और टफ टाइम में जो है वो आपको मैच को जिताना, मतलब आई थिंक बाजीगर वही आप कहलाते हैं। और यही काम जो है वो एडन मार्करम ने भी किया। WTC फाइनल आपको याद होगा, वहाँ पर भी शतकीय पारी खेली थी, वहाँ पर भी मैच को जिताया था। और जब आप में वो जिम्मेदारी आती है, जब आप एक लंबे समय तक मैच को खेलते हैं तो आपको पता होता है कि किस तरीके की पिच होती है। IPL भी आप खेलते हैं तो आपको पता होता है कि भाई कंडीशंस कैसी होंगी, वहाँ पर विकेट्स कैसा होगा, कैसे शॉट्स आप लगा सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपकी और कप्तान की जो तालमेल होती है ना, वो भी आपको पता होती है, कैसे शॉट्स आप लगाएंगे, कैसे शॉट्स वो लगाएंगे। वो साझेदारियां, वो पार्टनरशिप जो है वो छोटी छोटी पार्टनरशिप जो है वो बड़ी पार्टनरशिप में तब्दील होती है। तो कहीं ना कहीं एडन मार्करम जो पिछले मैच में 7 रन बनाकर आउट हो गए थे, वो मलाल रहता है कि भाई आपके पास समय ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर हम पिछले बल्लेबाजों की बात करें तो उनके पास मतलब गेंदें भी कम होती है खेलने के लिए, टाइम भी कम होता है खेलने के लिए। लेकिन जो ओपनर्स होते हैं उनके पास वक्त ज़्यादा होता है, विकेट्स थोड़ी सी नई होती है तो वहाँ पर आउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो वक्त आपके पास होता है, कंडीशंस आपके साथ होती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो आई थिंक जज्बा भी आपके पास होता है कि भाई पिछले मैच में अगर आपको हार मिली, आपकी वजह से हार मिली, तो कहीं ना कहीं वो गलती आप सुधारने की कोशिश करते हैं। और वही चीज़ें जो है वो टेम्बा ने भी जो है वो करके दिखाया। मतलब उनकी कप्तानी की तो हर कोई तारीफ कर रहा है, हर कोई उनका फैन हो रहा है कि भाई जब जब ये सामने आते हैं, चाहे कोई भी मतलब अपोजिशन हो, चाहे वो भारतीय टीम हो, चाहे वो बड़ी और टीमें हो, उनके सामने भी जो है उनकी कप्तानी की जो है वो हमेशा तारीफ होती है। और कप्तानी के साथ साथ जो टीम कॉम्बिनेशन है और टीम की अप्रोच है वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि जो पॉजिटिव अप्रोच के साथ टीम आ रही है, अपनी गलतियां स्वीकार कर रही है कि भाई पिछले मैच में हमें पता है कि हमारे ओपनर्स नहीं चले थे, हमारा टॉप ऑर्डर नहीं चला था, वो गलतियां सुधारी। और आई थिंक एक गलती अगर आप सुधारते हैं तो बाकी टीम भी अच्छा करती है। तो उम्मीद करते हैं कि जो बार बार हम बातें कर रहे हैं कि जो अगला मैच है, क्योंकि अपनी सरजमी पर अगर आप मैच हारते हैं तो दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा भी टीम में आ गए, तो टीम की क्या हालत हो रही है। मतलब आप इतने बड़े रन के बाद भी आप हार जा रहे हो, तो गलतियां आपकी हैं। जो मिसफील्ड आपसे हुआ, जो कैचेस आप छोड़ते हैं, उसकी वजह से जो है वो सामने वाली टीम को जीतने का वो मौका मिल जाता है। तो शायद यही गलतियां जो आपने दूसरे मैच में की, वो गलतियां आपसे रिपीट अगले मैच में ना हो। अगले मैच में उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम अच्छा करे। बिल्कुल करना ही होगा। अगर आपको
टेस्ट सीरीज के बाद वनडे सीरीज भी गंवानी नहीं है, तो फिर अगला मैच आपको जीतना ही है, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। करो या मरो की सिचुएशन में आप आ चुके हैं। हाँ, अगर यहाँ पर रायपुर में भारतीय टीम जीत गई होती, सीरीज पर कब्जा कर लिया होता, तब फिर आप तीसरे मैच में कुछ अगर एक्सपेरिमेंट आपके दिमाग में है तो आप कर भी सकते थे। अब तो उसकी भी आपको छूट नहीं है, अब आपको आपके बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ ही जाना होगा। अब आ जाते हैं जो ये एक नैरेटिव है ना, गेंदबाज बहुत पिट गए, गेंदबाज बहुत पिट गए। पहले तो आपको ये बता दें कि जो ओस होती है, ये कई बार हम बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर आपको बता रहे हैं कि जब ड्यू होती है, ड्यू में बॉल गीला हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो क्लोजिंग फील्डर होते हैं या मिड ऑन मिड ऑफ के जो फील्डर्स होते हैं या इवन कवर्स के जो फील्डर होते हैं, उनके हाथ में टॉवेल होती है, वो गेंद को लगातार सुखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन गेंद जितना मैदान में ट्रैवल करती है, चूंकि घास होती है, घास पर ओस होती है, वो उतनी ही गीली होती है। गीली गेंद को पकड़ना अपनी अगर आप स्पिनर हैं तो स्पिन के लिहाज से, अगर आप फास्ट बॉलर हैं तो फास्ट बॉलर के हिसाब से वो मुश्किल हो जाता है और फिर आप वो गेंद नहीं फेंक पाते जो आप गेंद फेंकना चाहते हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप इन स्विंग आउट स्विंग से लेकर स्पिन कुछ नहीं कर पाते। ऐसे में ओस के आगे दरअसल भारतीय गेंदबाज मजबूर दिखाई दिए। हाँ ठीक है, हार का आप उनको सिर्फ बल्लेबाजों को नहीं, गेंदबाजों को भी हार की जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन आती है। बावजूद इसके अगर आप देखिए, प्रसिद्ध कृष्णा ने 8.2 ओवर में 85 रन दे दिए, सबसे ज्यादा महंगे साबित हुए। 2 विकेट लिए उन्होंने, लेकिन कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। कुलदीप ने 10 ओवर में 78 रन दिए, 1 विकेट लिया। अब फर्क जो आया अंकिता, वो यही आया कि पिछले मैच में कुलदीप ने 4 विकेटें ली थी। महंगे पिछले ओवर में भी वो साबित हुए थे, लेकिन 4 विकेटें लेकर गए थे। यहां वो महंगे भी साबित हुए और उनको उस हिसाब से कामयाबी भी नहीं मिली, सिर्फ 1 विकेट मिला। और ये भी एक जीत और हार का बड़ी वजह रही, क्योंकि आपका जो स्ट्राइक बॉलर है उसको हर कंडीशन में, वो चाहे ड्यू है नहीं है, उसमें उसके अंदर वो विकेट लेने की कला आनी चाहिए, डेवलप करनी होगी। अब कैसे करेंगे ये उनकी जिम्मेदारी है। हर्षित राणा 10 ओवर में 70 रन दिए, उनको भी सिर्फ 1 विकेट मिला। कुछ अगर किसी ने किफायती गेंदबाजी की तो वो अर्शदीप सिंह ने की, जिन्होंने 54 रन दिए और 2 विकेट उनके खाते में गए। ये पूरी कहानी है। अब यहां पर जब हम कहते हैं अंकिता टीम गेम का मतलब ही यही होता है कि किसी दिन अगर गेंदबाजों का दिन अच्छा नहीं है तो बल्लेबाज वहां जाकर उनको सहयोग दें। किसी दिन अगर बल्लेबाज नहीं चले हैं तो गेंदबाज उनको सहयोग दें। जब पिछले मैच में आपने देखा था कि ओस किस तरह से परेशान कर रही है, किस तरह से पिटाई हो रही है गेंदबाजों की, तो यहां पर वो बल्लेबाजों को मैच के पहले ही ये तय कर लेना चाहिए था कि हमें कम से कम, पिछले मैच में 350 था, इस मैच में कम से कम हमको 375-380 रन चाहिए और उस तक भारतीय टीम पहुंच सकती थी। लेकिन वहां पर बल्लेबाजी में जिस तरीके से 40 से 50 ओवर के बीच जो हमने आपको बहुत विस्तृत हालत में दिखाया भी था, वो बल्लेबाजी उस तरह से नहीं हुई और उसी का ये नतीजा है। क्या कहा केएल राहुल ने, आपको ये बताते हैं। केएल राहुल जो इस समय इस सीरीज में भारतीय टीम की कमान संभाल रहे हैं, कप्तानी कर रहे हैं, उनका बयान आपको दिखाते हैं। दूसरी पारी में ओस बहुत ज्यादा थी, गेंदबाजी करना बहुत ही मुश्किल था। हालांकि हमने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था। टॉस का रोल बहुत ही अहम था, सुधार की संभावना हमेशा ही रहती है। मैं जानता था कि 350 रन का स्कोर अच्छा रहेगा, लेकिन पिछले मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में यह चर्चा थी कि किस तरह हम 20-25 रन और ज्यादा बनाएं, जिससे गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सके। विराट और गायकवाड़ ने कमाल की बल्लेबाजी की। ऐसा पहली बार हुआ जब मैं नंबर 6 पर खेलने मुझे नंबर 6 पर खेलने आना था, लेकिन मैं नंबर 5 पर आया। अमूमन ऐसा मैच से पहले तय हो जाता है। विराट गायकवाड़ की साझेदारी के बाद मैंने और गंभीर ने यह तय किया कि मेरी बल्लेबाजी के लिए जाने का सही वक्त यही है। केएल राहुल जो ये कह रहे हैं उसको आप साफ साफ कह सकती हैं कि एक तरीके से वो ये बात मान रहे हैं कि डिसाइड हुआ था कि 350 रन कम पड़ गए थे, हमको 25 रन और बनाने हैं, यानी 375 तक पहुंचना है। और बड़ी बात अंकिता ये है, जो बात मुझे चुभ रही है या जो बात बड़े जो क्रिकेट फैंस हैं उनको चुभ रही होगी, आखिरी के 10 ओवर जहां पर आपको रन बनाने थे वहां रन नहीं बने और वहां क्रीज पर कौन मौजूद था? केएल राहुल भी मौजूद थे कप्तान के तौर पर। उस वक्त उनको अपने साथी बल्लेबाज को जिस तरीके से जाकर बताना चाहिए था, जिस तरह की कम्युनिकेशन होनी चाहिए थी, वो कम्युनिकेशन मिसिंग थी। यही वजह है कि आप टीम मीटिंग में, यानी मैच से पहले जो टीम मीटिंग हुई उसमें आपने जो तय किया था आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए, नतीजा सामने है। बिल्कुल। और आई थिंक ये लगा होगा कि पिछले मैच में 349 हमने बना लिए थे, तो शायद यहाँ पर साउथ अफ्रीकी टीम चेज ना कर पाए। इन्हें लग रहा था कि शायद उनकी गेंदबाजी जैसा पिछला, क्योंकि पिछले मैच में भी हमने देखा था कि बहुत क्लोज मैच गया था। अगर वहाँ से पिटाई हो जाती, लास्ट ओवर की बात कुछ और होती, अगर आपको पता है कि वहाँ पर आपकी पिटाई हो जाती तो कहीं ना कहीं मैच उनके हाथ में होता। और जिस तरीके की बल्लेबाजी डेवार्ड ब्रेविस कर रहे थे, बॉश कर रहे थे, वो आपको पता है उनके पिछले बल्लेबाज भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते, मार्को यानसन भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते, तो कहीं ना कहीं आपकी जो मुश्किलें हैं वो और भी बढ़ जाती हैं। यहाँ से आपको रन थोड़े से
और बनाने होते हैं, क्योंकि केएल राहुल की अगर हम बात करें तो स्लो बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन जब आपको पता है कि यहाँ से आपको अच्छे खासे रन जोड़ने हैं, अगर यहाँ पर 380 या 375 रन बनते तो शायद मैच का थोड़ा सा अलग हो जाता और ये सीरीज आपके कब्जे में हो जाती। फिर अगला मैच जैसे हम लगातार बात करते वहाँ पर आप थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, किसी और को मौका दे सकते थे, कुछ और चेंजेस आप कर सकते थे, लेकिन आपके लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट था जहां से टॉप ऑर्डर बैट्समैन की बात करें, जायसवाल भी गलत शॉट खेलकर आउट हुए, रोहित शर्मा की बात करें वहां पर भी उनका बल्ला नहीं चला। तो ऊपर से बल्लेबाजी में अगर थोड़े से रन आ जाते, थोड़ी पार्टनरशिप बिल्ड हो जाती तो मैच का रुख थोड़ा सा अलग हो जाता। फिर आपको पता है कि आपके पास अगर 10 ओवर्स बचे हैं, 5 ओवर्स बचे हैं, तो आपको वहां से अच्छे खासे रन भी बनाने पड़ते हैं, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने वो भी नहीं किया। और यहाँ से जिस तरीके का हमने दोनों मैच में देखा कि टॉस बहुत बड़ा फैक्टर होता है, दोनों मैच में आपको बैक टू बैक टॉस गंवाना पड़ा, और जब आप टॉस गंवाते तो जो बेनिफिट होता है वो सामने वाली टीम को होता है, वो बेनिफिट जो है वो मिलता भी दिखाई दिया। पहले मैच में जो है वो कहीं ना कहीं आपको लगा कि चले टॉस तो हार गए लेकिन मैच हमने जीत लिया, लेकिन दूसरे मैच में वही गलतियां आपसे हुई, आप थोड़े रन और नहीं बना पाए। विराट कोहली और गायकवाड़ का जो शतक था वो बेहद ही कीमती था, यहाँ से आप और अच्छे खासे रन बना सकते थे और मैच को अपनी तरफ ले सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे आपकी रणनीति पर, जो लगातार सवाल उठ रहे हैं कि भाई आपकी रणनीति क्या है। आप जो है वो ड्रेसिंग रूम में कुछ और बात करते हैं लेकिन वो मैदान पर कुछ और ही सामने निकल कर आता है। तो कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं और गलतियां जो हुई हैं वो अगले मैच में ना हो, उम्मीद यही करते हैं, क्योंकि अब टिम्बा कप्तानी करने आ चुके हैं। पिछले मैच में जो है वो कप्तानी नहीं किया था उन्होंने, लेकिन इस मैच में कप्तानी वो करते दिखाई दिए, तो थोड़ा डर भी लग रहा है कि जब भी सामने टिम्बा होते तो मैच का रुख अलग हो जाता है, पासा जो है वो उनकी तरफ ही जो है वो दिखाई देता है। तो अब यही चीज़ है कि आपको किस तरीके से अगले मैच में करना पड़ेगा, मतलब 100% से ज़्यादा 200% आपको यहाँ पर और भी मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपने गलतियाँ की हैं, जो मिसफील्ड आपने किया है, वो उस गलतियों को आपको सुधारना पड़ेगा। और जायसवाल जो है वो दोनों मैच में आई थिंक कैचेस विन मैचेस जो होता है ना, अगर आप कैचेस छोड़ेंगे तो मैच भी आपके हाथ से चला जाएगा, वही हमने इस मैच में भी देखा। बिल्कुल, और वो 200% जो बात आप कह रही हैं वो करना तो होगा, लेकिन साथ ही साथ वो सही प्लेइंग 11 आपको खिलाना होगा, वो सही स्क्वाड आपको बनाना होगा, वरना जो हमारा आज के शो का बड़ा प्रश्न है ना, याद कीजिए ऊपर से जब सचिन तेंदुलकर या वीरेंद्र सहवाग रन बना देते थे तो आपके पास मध्य क्रम में युवराज सिंह होते थे, सुरेश रैना होते थे, जो फिनिशर थे, जिनके अंदर इसी बात की स्पेशलिटी है। आपके पास फिनिशर थे रिंकू सिंह की हालत आपने ये कर दी कि आपने उनको जो भी T20 का स्क्वाड अनाउंस किया उसमें रिंकू सिंह की जगह ही नहीं है। कहाँ का ये फैसला है, कहाँ का ये न्याय है, किसका न्याय है, किसका फैसला है, ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल अभी कोई देने को तैयार नहीं है, मिल नहीं रहे हैं जवाब। आप मुझे बताएं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, चाहे तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर भी आप बताएं कि क्या इस टीम में मौजूदा स्क्वाड में किसी भी खिलाड़ी को आप ऐसा फिनिशर मानते हैं जो बात, अगर अच्छी शुरुआत मिली है तो वो उस अच्छी शुरुआत को और आगे लेकर जाए, या जैसे कहते हैं ना कि 4 चांद लगाए, तो वो 4 चांद लगाने वाली स्थिति में अभी फिलहाल कोई फिनिशर अपने पास नहीं है। टेम्बा बवुमा की बड़ी बात कर रही थी अंकिता, दिखाते हैं आपको, क्योंकि वाकई वो बड़े ही ना सिर्फ लकी कप्तान है अपनी टीम के लिए, लेकिन बहुत ही क्लैरिटी के साथ वो मैदान में उतरते हैं। जीत हासिल करने की खुशी है। इस मैच से पहले हम ये सोच रहे थे कि हम गेंदबाजी में कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके अलावा बल्ले से भी हमें बेहतर प्रदर्शन करना था। ये अविश्वसनीय मैच था क्योंकि हमने लक्ष्य का पीछा करने में रिकॉर्ड कायम करने वाली जीत हासिल की है। इस जीत से हमारा विश्वास बढ़ा है। इस टीम में शामिल खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। खिलाड़ियों के अंदर एक प्रतिस्पर्धा है। क्विंटन डिकॉक की वापसी हो चुकी है। ऐसी ही कहानी गेंदबाजी में भी है। अब ये जो कहना कि हमने पिछले मैच के बाद ये सोचा था कि हमको कैसे अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में बेहतर करना है, मतलब वो जो 3 बातें मैं बार बार कह चुका हूं अब तक आपके साथ शो में भी कई बार कहा मैंने कि टेम्बा बवुमा इस वक्त जितनी स्पष्ट सोच के साथ, जितनी क्लैरिटी वाले थॉट्स के साथ कैप्टेंसी कर रहे हैं, मतलब कामयाबी की जो पहली जरूरत होती है वो संभवतः उनके अंदर है। आपको याद होगा टेस्ट सीरीज के बाद उन्होंने कहा था कि हमने सिर्फ 3 चीजों पे काम किया। पहला, तैयारी, दूसरा, हर खिलाड़ी के अंदर अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करने की भूख थी, और तीसरा, हर किसी को रोल में क्लैरिटी थी। यहां क्लैरिटी नहीं है, और शायद यही वजह है कि एक अच्छी खासी टीम इस लिहाज से क्योंकि लिमिटेड ओवर्स में आपका दबदबा है इस वक्त विश्व क्रिकेट में। आप T20 के वर्ल्ड चैंपियन हैं, वनडे में आपने फाइनल खेला है, लेकिन अब स्थिति जो है यही है कि आप जो बार बार कह रहे हैं कि अब वो उम्मीद करनी चाहिए कि अगले मैच में आपको जीत मिले और कम से कम उस साख पर बट्टा ना लगे।
बिल्कुल। और देखिए मतलब यहाँ पर टिम्बा की जो सोच है, जो रणनीति है, जो एक टीम गेम की तरफ हम चलते हैं ना कि भाई अगर इतने बड़े रन्स में अगर भारतीय टीम को इतना चेज मिल जाए तो शायद हाथ पैर फूल जाते हैं और आपके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो आउट हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके की अप्रोच होती है, जिस तरीके की सोच होती है, मतलब पहले मुकाबले में आपको याद होगा 11 पे 3 विकेट गिर गए थे। ऐसा लग रहा था कि भाई अब हम शायद बड़े अंतर से, बड़े मार्जिन से इस मैच को जीत पाएंगे। लेकिन जिस तरीके का टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ था, उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, जो लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, जिस तरीके से पारी को आगे तक लेके गए, आगे की तरफ बढ़ते वो खिलाड़ी नजर आ रहे थे, वो सोच, वो अप्रोच जो है वो होनी चाहिए। आपको डर नहीं होना चाहिए कि भाई हम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। वो करके दिखाया साउथ अफ्रीकी टीम ने। पिछले मुकाबले में एक क्लोज मैच गया था, वहां से भारतीय टीम जो है वो 17 रनों से वहां पर जीत मिली थी। लेकिन दूसरे मैच में जिस तरीके से भारतीय टीम हार गई थी, वहां से गलतियां आपकी निकलकर सामने आई कि आप में मतलब वो क्षमता नहीं है कि आप इस मैच को जिता पाए। आप में वो क्षमता इसलिए भी नहीं है क्योंकि आपको लगता है कि भाई हमने इतने सारे रन बना दिए तो शायद ये टीम कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन इनकी टीम के बल्लेबाजों की दाद देनी पड़ेगी, गेंदबाजों की दाद देनी पड़ेगी। जिस तरीके का प्रदर्शन इस टीम ने करके दिखाया, लगातार टेस्ट मैच में भी अच्छा प्रदर्शन किया, आपको क्लीन स्वीप करके आ रही है टीम। और वनडे में भी हमने सोचा था कि भाई पहले मैच में जो जीत मिली है, जो शतकीय पारी आई थी विराट कोहली के बल्ले से, एक अच्छी पार्टनरशिप वहां पर देखी थी हमने, एक अच्छा मैच वहां पर देखा था, एक क्लोज मैच गया था, वहां पर आप जीत गए थे। लेकिन दूसरे मैच में जो गलतियां आपसे हुई, वो गलतियां जो है वो रिपीट आई थिंक पहले मैच से भी हो रही। पहले मैच में भी आपने थोड़ी बहुत गलतियां की थी, वो आप जीत गए तो शायद वो कमियां वो निकल कर सामने नहीं आई। जब आप जीतते तो आपकी कमियां जो है वो छुप जाती है। लेकिन जब आप हारते हैं और इतनी बड़ी मतलब हार अगर आपको मिलती है तो कहीं ना कहीं आपकी जो कमियां हैं वो डेफिनेटली निकल सामने आती हैं। और ये रणनीति जो है वो सोचनी पड़ेगी, गंभीर को, कप्तान को सोचनी पड़ेगी और पूरे टीममेट्स को भी सोचनी पड़ेगी कि भाई अगले मैच में आप क्या ऐसा करें कि आपको जीत मिले। बिल्कुल, वो जीत जो है वो गलतियों पर पर्दा डालती जरूर है, लेकिन आपको अंदर से खुद ये पता होता है कि आपने गलतियां क्या की हैं। बड़ी टीमें हमेशा जीत के बाद भी उन गलतियों पर काम करती हैं, उन गलतियों को सुधारती हैं। और यहां पर अब तक जो 2 मैच खेले गए, क्रिकेट की बेसिक समझ रखने वाले क्रिकेट फैन से भी अगर आप पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि अगर पहले मैच में आपने 350 का लक्ष्य दिया था और साउथ अफ्रीका की टीम 11 रन पर 3 विकेट खोने के बाद भी लक्ष्य के इतना करीब पहुंच गई थी, तो उनकी बल्लेबाजी में भी डेप्थ है, उनकी बल्लेबाजी में भी गहराई है। अगर आपको एक बार फिर टॉस जो आपके हाथ में नहीं है गंवाना पड़ रहा है, तो आपके बल्लेबाजों को कम से कम 25-30 रन एक्स्ट्रा जोड़ने होंगे। और जिस तरह से रायपुर में शुरुआत हुई थी, जिस तरीके से गायकवाड़ ने बल्लेबाजी की, जिस तरीके से विराट ने बल्लेबाजी की और जिस तरीके से केएल राहुल ने बल्लेबाजी की, केएल राहुल का दोष यहां पर बल्लेबाज के तौर पर कम है। उन्होंने पिछले मैच से ज्यादा बेहतर रन रेट के साथ बल्लेबाजी की, लेकिन यहां पर उनका जो दोष है वो ये है कि वो कप्तान थे। उनको दूसरे खिलाड़ी से, यानी सामने जडेजा थे, उससे पहले वॉशिंगटन सुंदर थे, उनसे भी उस तरह से रन बनवाने चाहिए थे जो वो नहीं बनवा पाए। कुल मिलाजुलाकर स्थिति ये है कि अब तलवार जो है लटक रही है टीम इंडिया के गर्दन पर कि पता चला टेस्ट सीरीज तो आपने गंवाई ही 2-0 से, अब कहीं आप वनडे सीरीज भी ना गंवा दें। देखते हैं भारतीय टीम किस तरह से इस हार से सबक लेती है, किस तरह की तैयारियों में कोई बदलाव होता है क्या, अप्रोच में कोई बदलाव होता है क्या। इन सब पहलुओं पर हमारी नजर रहेगी। हम आपको अपडेट करते रहेंगे अपने शॉर्ट्स के जरिए, वीडियोस के जरिए और साथ ही साथ लाइव शोज के जरिए। आपको स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करना है, ये हमारी गुजारिश हमेशा रहती है। एक बार फिर वो रिपीट कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको धन्यवाद कि आप हमारे शो से जुड़े।